तो अल्कोहल प्लस वाटर ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है, फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन। अल्कोहल में जब भी वाटर ऐड करेंगे तो हमेशा ऐसा सॉल्यूशन बनेगा जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। उसके पीछे मैंने रीजन आपको बताया था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मिक्स करने से पहले जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल में बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है ना, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल अपने सराउंडिंग में चार वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट हो रहा होता है। लेकिन मिक्स करने के बाद की सिचुएशन थोड़ी सी क्या होती है कि एक अल्कोहल मॉलिक्यूल एक वाटर के साथ, फिर एक अल्कोहल, फिर एक वाटर, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वीक हो जाती है। तो पहले बहुत जबरदस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही थी, है ना, मॉलिक्यूल बहुत टाइटली हेल्ड थे एक दूसरे से, लेकिन वो वाली एज बॉन्डिंग टूटी और नई वाली एज बॉन्डिंग उसकी कंपैरिजन में थोड़ी सी क्या वीक बन पा रही है। तो उतने ही मॉलिक्यूल अगर वीक बॉन्ड से जुड़ेंगे तो थोड़ा सा दूर रहना चाहेंगे एक दूसरे से, है ना, क्योंकि उनके बीच के इंटरेक्टिव फोर्स कमजोर पड़ गए हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब कौन सा डेविएशन, है ना, क्योंकि डेल्टा वी जब भी पॉजिटिव होगा तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन दे देगा, पॉजिटिव डेविएशन दे देगा, ठीक है। तो सीधे हम उसको ऐसे याद रखना, अल्कोहल, एनी अल्कोहल प्लस वाटर। अब अल्कोहल का नाम कुछ भी ले लो, एथेनॉल प्लस वाटर, मिथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है, फिनॉल प्लस वाटर, साइक्लोहेक्सेनॉल प्लस वाटर, ये सभी के सभी पॉजिटिव डेविएशंस होगा, ठीक है। तो एक केस तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद अगला एक इसमें केस और बनता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन में, इसको भी लिख लीजिए। देखो ये इस केस में देखो, अगर कोई आपको कोई पोलर लिक्विड दिया जाए, पोलर नेचर का, कैसे जानेंगे हम लोग, सीधे उसका चेक कर लेंगे डाइपोल मोमेंट, क्योंकि अगर वो पोलर होगा नेचर में तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो, ठीक है। और उसमें अगर कोई नॉन पोलर लिक्विड ऐड कर दिया जाए, एक पोलर लिक्विड हो और एक नॉन पोलर की पहचान होती है उसका नेट डाइपोल मोमेंट। ये जो म्यू लिख रहा हूं मैं, ये नेट डाइपोल मोमेंट के लिए लिख रहा हूं। तो नेट डाइपोल मोमेंट अगर जीरो आ रहा हो, सर एक बार केस को रिपीट कर दीजिए। हाँ क्या करूं बेटा, सर केस को सर रिपीट कर दीजिए सर। हाँ केस, वही मैं, ये केस नंबर 2 कह रहा हूं ना। यस। हाँ, देखो इसमें क्या है कि एक आपका पोलर लिक्विड हो और उसमें क्या मिक्स कर दिया जाए, एक नॉन पोलर, ठीक है। तो पोलर प्लस नॉन पोलर टाइप का जो सॉल्यूशन आपका बन रहा होगा, इट ऑलवेज शोज पॉजिटिव डेविएशन। ऐसा सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, दोनों का मिक्सचर आपको अगर दे दिया जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि कैसा सॉल्यूशन है, पॉजिटिव, ठीक है। पोलर नॉन पोलर पहचानना आता ही है सभी को, है ना। जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, और जिस लिक्विड का डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है, क्लियर। हाँ देखो, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आपका कि पॉजिटिव एक पोलर और नॉन पोलर, याद करो हम लोग 11th में पढ़े थे बॉन्डिंग में, लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर नॉन पोलर में तो डिसॉल्व ही नहीं होते हैं, तो वो तो मिक्स ही नहीं होंगे, सॉल्यूशन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे आप पानी में कोई भी ऐसा सॉल्वेंट, जैसे वाटर प्लस ऑयल, ठीक है, आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, लेकिन वाटर में ऑयल मिलाएंगे सॉल्यूबल होगा नहीं, ऊपर ऊपर तैरता रहेगा वाटर नीचे। लेकिन अगर आप उसमें एक एजिटेटर लगा दें, मान लो एक कंटेनर में, ठीक है, तो नीचे एजिटेटर का अर्थ क्या होता है, हाँ वो प्रॉपर मिक्सिंग के लिए होता है, पंखे जैसा होता है, उल्टा पंखा को उल्टा करके लगा देते बॉटम पे, तो चला दो ऐसा घूमेगा। तो जब बहुत तेजी से एजिटेट होगा ना, तो पोलर और नॉन पोलर के मॉलिक्यूल छोटे छोटे बबल्स में टूट जाएंगे। कुछ मिनटों के बाद आपको लगेगा कि पोलर और नॉन पोलर के बबल्स, छोटे बबल्स मिल गए और वो होमोजीनियस सा दिखने लगेगा, है ना। तो उसको उस सिचुएशन पे ले आना है लोग।
लेकिन अगर आप नॉर्मली मिलाएंगे, एजिटेट वगैरह नहीं करेंगे तो नहीं मिलते कभी भी पोलर नॉन, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर एजिटेशन रिक्वायर्ड होता है, तभी ऐसा सॉल्यूशन बन पाते हैं, सही कह रहे हैं। तो लेकिन ऐसा सॉल्यूशन बनाने के बाद आपने छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में तोड़ दिया पोलर मॉलिक्यूल को, नॉन पोलर मॉलिक्यूल को, तब वो लगेगा कि सॉल्युबल हो गए हैं, क्योंकि बबल्स इतने छोटे हो चुके होंगे कि वो लगेगा कि मिक्स हो गए, ठीक है। और वो सॉल्यूशन एक कैसा सॉल्यूशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि पोलर मोल नॉन पोलर मिलना नहीं चाहिए पूरी तरह से, ठीक है। वो छोटे छोटे बबल्स भले ही कर दिए हैं, लेकिन वॉल्यूम उनका दोनों के V1 प्लस V2 के सम से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना, बोलो भाई, है ना। अब ऐसे मान लो दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी आपस में पटती ही नहीं है, ठीक है। अब अगल बगल बैठा तो क्या होगा, है ना। अगर मान लो एक का हाथ एक से छू भी गया, पता इतने में झगड़ा हो गया, है ना, इतनी उठा पटक चालू हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, मान लो उनको बैठाना है, तो एक तीसरा अच्छा एक उसका और तरीका होता है, पोलर नॉन पोलर मिलाने का एक और तरीका होता है। एक ये वैसे कोलाइडियल सॉल्यूशन जब पढ़ोगे ना, सरफेस केमिस्ट्री वहां पढ़ा जाता है। एक तीसरा एजेंट मिला देते हैं, थर्ड एजेंट, है ना, उसको बोलते हैं, उसका बड़ा अच्छा नाम होता है, वो नाम में भी बताएगा, याद आएगा। तो वो क्या करता है, उसमें एक पार्ट ऐसा हो जो होता है जो पोलर वाले में सॉल्युबल हो जाता है, और एक पार्ट उस मॉलिक्यूल का ऐसा होता है जो नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाता है। वो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट की बाउंड्री के बीच में एक इंटरफेस बना देता है, जिससे वो दोनों कनेक्ट रहते हैं, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये भी एक तरीका होता है पोलर और नॉन पोलर को मिक्स करने का, है ना। और इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि जो गांव से आते हैं ना दूध बेचने वाले, ठीक है, तो वो पानी मिलाते हैं उसमें, ठीक है। तो आजकल की दुनिया में, है ना, तो बिना पानी मिला के वो कभी उनको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, तो पानी, लेकिन आजकल लैक्टोमीटर एक चल गया डिवाइस, से आप पकड़ा, अच्छा इतना डेंसिटी आ रही है, आपने पानी मिलाया, पकड़ दो तो तुमको। आजकल तो लोग घर घर में रखते हैं लैक्टोमीटर, ठीक है। तो उससे भी अगर वो आजकल उन लोग ने भी केमिस्ट्री पढ़ रखी है, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट पानी, देखो अगर आप पानी में मिल्क में डायरेक्ट वाटर ऐड करेंगे तो लैक्टोमीटर पकड़ लेगा उसमें, ठीक है। तो उसमें वो जिलेटिन इस तरह के कुछ केमिकल, वो केमिकल क्या होते हैं, वो अब मार्केट में मिलते हैं, वो ऐड कर देते हैं, उसको घोल देते हैं। कई बार आपने सुना होगा एक साबुन घोल देते हैं, तो वो साबुन नहीं, वो जिलेटिन होता है एक्चुअली, उसका टेस्ट थोड़ा वैसा साबुन की तरह लगता है देखने में, सोप। तो वो क्या करते हैं, जिलेटिन दोनों के बीच में इंटरफेस बना देता है, तो फैट के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल में इंटर कनेक्ट कर देता है, जिससे लैक्टोमीटर भी नहीं पकड़ पाता है कि उसकी डेंसिटी। उनको इतना आइडिया होता है कि 5 लीटर में इतना मिलाना है जिलेटिन, तो इतना पानी मिलाना है, वो रेशियो को उनको अंदाजा हो जाता है, तो उस हिसाब से वो करते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, जिलेटिन थोड़ा ऐसा है कि मतलब कि बहुत डेंजरस नहीं है, कोई खा लेगा तो जहर नहीं है, टॉक्सिक नहीं होता है, लेकिन वही बात है कि मिल्क की क्वालिटी पे तो इफेक्ट आता ही है ना। तो ये, चलो चलो वो बात कहाँ से कहाँ पहुंचे, तो हम लोग वापस आ रहे हैं। तो अब हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, और आपको क्वेश्चन में पूछा ही क्या जाएगा, दो लिक्विड के नाम दे देगा, पूछेगा बताओ कौन सा डेविएशन हो रहा है, ठीक है। जैसे पहला एग्जांपल, वाटर प्लस बेंजीन, पानी में क्या मिला दिया, बेंजीन। तो देखो आप क्या दो, वाटर का स्ट्रक्चर आप लोग को पता ही है, वाटर पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है, बहुत बढ़िया। इसमें तो म्यू म्यू है ना, रिजल्टेंट आ रहा होगा, तो वाटर को मैंने लिख दिया पोलर, ठीक है। और बेंजीन नॉन नॉन पोलर है पोलर। ना, क्लियर है सभी को। बेंजीन का नेट डाइपोल मोमेंट 0 होता है ना, क्योंकि सारे कार्बन का जो मूवमेंट होता है कार्बन नाइट्रोजन का, वो कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। वो बेंजीन प्लेनर रिंग भी है, सारे वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई भी करेंगे और डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो बेटा ये सब कैंसिल हो जाएंगे, म्यू म्यू म्यू, तो बेंजीन का म्यू क्या आता है, नॉन 0 आ जाता है ना, म्यू नेट, तो ये हो जाता है नॉन पोलर। तो इसका मतलब वाटर प्लस बेंजीन आपको कभी दे दिया जाए तो समझ जाइएगा कि एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो दोनों का मिक्सचर कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन, है ना, एक पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बोलो भाई, डाइपोल मोमेंट निकालना आता है ना सभी को,
Yes. डाइक्रोम। अब जैसे सेकेंड एग्जांपल है एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो जरा चेक करो भाई, एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3COCH3। अब देखो कीटोन जितने भी होते हैं बेटा सब पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें म्यू म्यू का मूवमेंट वो कार्बोनिल की तरफ आ रहा है, तो कार्बन का अपना भी डाइपोल मूवमेंट होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा होगा इधर, और इसका अपना भी रिजल्टेंट है। दोनों वेक्टर क्या हो रहे हैं? सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हो रहे होंगे, है ना। तो इसका इसी से समझ में आ रहा है कि इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा? नॉन जीरो। ठीक है, तो एसीटोन को मैं क्या लिख देता हूँ, चलो एसीटोन को मैंने लिख दिया पोलर। ठीक है, तो कार्बन डाइसल्फाइड कैसा होगा? नॉन पोलर, है ना। इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दोनों तरफ सल्फर डबली बॉन्डेड होंगे और दोनों का मूवमेंट जो बन रहा होगा वो कैंसिल आउट हो रहा होगा। दोनों वेक्टर 180 डिग्री पे आ रहे होंगे, 180 पे, है ना। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आ रहा होगा? जीरो। तो कार्बन डाइसल्फाइड हमारा कैसा हो गया? नॉन पोलर। तो एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो इतना देख के ही हम लोग बोल देंगे कि 100% ये दोनों का मिक्सचर एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और कैसा डेविएशन शो करेगा? पॉजिटिव, है ना। ऐसे ही एसीटोन प्लस बेंजीन को क्या कहेंगे बताओ? पॉजिटिव, है ना, क्योंकि एसीटोन हमारा पोलर और बेंजीन का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आया था, है ना। तो नॉन पोलर, और पोलर प्लस नॉन पोलर गिव्स पॉजिटिव डेविएशन। बोलो भाई, ये बात समझ में आ रही सभी को? इतना देखते ही हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन कैसा होगा? तो क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन, एक सेम कार्बन पे 3 क्लोरीन होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है। अब क्लोरोफॉर्म का देखो नेट डाइपोल मोमेंट म्यू म्यू म्यू, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आ रहा होगा, और थोड़ा कार्बन हाइड्रोजन का भी कार्बन की तरफ जा रहा है, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन से, तो उसका भी जो बॉन्ड पेयर है वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। अब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन की तरफ आ रहे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट ये आ गया। देखो इसका म्यू म्यू म्यू, इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा, और कार्बन हाइड्रोजन का भी सेम डायरेक्शन पे आ रहा है। तो बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर हो गया है। और बेंजीन कैसा था? नॉन पोलर। तो ये भी कैसा डेविएशन शो करेगा? दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है ना। और जैसे एक एग्जांपल ये है क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म का तो बेटा जीरो नहीं होगा नेट डाइपोल मोमेंट, ठीक है, लेकिन कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में क्या कहना चाहोगे? जीरो होगा CCl4 का नेट डाइपोल मोमेंट। तो इसमें 4 वेक्टर 109 डिग्री 28 मिनट पे आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे एक पॉलीगॉन थ्योरम मैंने शायद तुम लोगों को बताई होगी कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगॉन है, ठीक है, और उसके सारे वर्टिसेस पे सेम एटम लगे हुए, जैसे ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है CCl4 की, ठीक है, और सारे कॉर्नर पे क्लोरीन बैठा हुआ है, तो कोई भी पॉलीगॉन हो, वो चाहे टेट्राहेड्रॉन हो, वो चाहे स्क्वायर हो, वो चाहे आपका ऑक्टाहेड्रॉन हो, है ना, उसमें अगर सारे कॉर्नर पे सेम एटम बैठे हुए, ठीक है, तो रिजल्टेंट नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है ना। बोलो भाई, तो इसमें रिजल्टेंट जीरो आएगा किसमें? CCl4 में। CCl4 में नेट डाइपोल मोमेंट बेटा जीरो आएगा। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉन पोलर। और कार्बन टेट्रा क्लोरोफॉर्म का क्या आएगा? नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो। बोलो भाई, तो ये पोलर हो गया। तो इन दोनों का मिक्सचर कैसा हो गया? पॉजिटिव डेविएशन, एक पोलर एक नॉन पोलर। तो ऐसे जितने भी एग्जांपल है आप इनको पता लगा सकते हो पॉजिटिव डेविएशन वाले। तो 2 ही केस बनते हैं, या तो एल्कोहल प्लस वाटर वाला केस आपको देखने को मिल रहा होगा,
तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन है ना। और ये वाले एग्जांपल भी कई बार आपको मिलेंगे कि एक पोलर है एक नॉन पोलर, तो मिक्सर हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, सभी को समझ में आ गया? यस। ठीक है, तो ये दो ही केस इसमें बनते हैं। अब इसके बाद आता है आपका निगेटिव डेविएशन का। ठीक है, निगेटिव डेविएशन में सबसे पहले मैं कुछ जो पॉपुलर एग्जांपल है उनकी बात हम लोग करने आ रहे हैं। एनसीईआरटी पॉपुलर एग्जांपल ऑफ निगेटिव डेविएशन। ठीक है, एनसीईआरटी ने जो जिक्र किया है, एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है। एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें एक एग्जांपल उन्होंने निगेटिव डेविएशन का, उसी को बोला जाए तो पूरे पैराग्राफ में उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वो ये वाला है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन जो है ये एक निगेटिव डेविएशन शो करने वाला सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब आते हैं कि भैया ऐसा क्यों। ठीक है, कि ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाई सोर्स निगेटिव डेविएशन। तो एग्जांपल जो है बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, है ना। ये कहीं भी दिख जाए तो आपको बोल देना है कि कैसा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन। अब आते हैं कि भाई इसका रीजन क्या है ना, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन क्यों पॉजिटिव डेविएशन, सॉरी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो देखो समझो इस बात को, बहुत बेसिक है, उसको अच्छे से समझिए। देखिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि मिलाने से पहले, मिक्स करने से पहले एसीटोन के किन्हीं दो मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप के फोर्स लग रहे होंगे बिफोर मिक्सिंग, बताओ, संभवी बताओ। एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में किस टाइप के फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से वान डेर वाल्स फोर्स लग रहे हैं? देखो दो मॉलिक्यूल मैंने साइड में बना भी दिए हैं हिंट के लिए। देखो एसीटोन में जो इतना पार्ट होता है ना बेटा, सी डबल बॉन्ड, ये पोलर होता है, क्योंकि मेन डाइपोल मूवमेंट तो इसी की वजह से डेवलप होता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की वजह से। और क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो इसमें ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। इन दोनों में इतना तो आपको सबको पता ही कि ऑक्सीजन कार्बन से कहीं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो कौन शिफ्ट करा लेगा अपनी तरफ, ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे परमानेंट डाइपोल मोमेंट बन रहा होगा, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, डेल्टा नेगेटिव। भैया जो इलेक्ट्रॉन तक खींच रहा है उसकी सरफेस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और जिससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं उसकी सरफेस पे डेल्टा पॉजिटिव। तो ये पार्ट पूरा एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। एसीटोन में इतना हिस्सा जो होता है, इतना पोर्शन बेटा, ये डाइपोल की तरह बिहेव करता है। और एसीटोन ही क्यों, कोई भी दुनिया में कीटोन हो उसमें सी डबल बॉन्ड हो दिख रहा हो, तो सी डबल बॉन्ड जो पार्ट होता है, इट हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट, इसके पास अपना परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। ऐसे ही इसी का एक मॉलिक्यूल मैंने उसके साइड में और बना दिया, ठीक है। वो इसलिए बनाया, देखो होता क्या है, जब दो एसीटोन के मॉलिक्यूल जब बहुत पास पास आते हैं, एक दूसरे की वॉन्डर वॉल रेडियाई पे आ जाते हैं, तो इनके कार्बोनिल ग्रुप पे जो बन रहा है परमानेंट डाइपोल मोमेंट, देखो इसमें कार्बन पे होगा डेल्टा पॉजिटिव, ओ पे डेल्टा नेगेटिव, तो एक ये डाइपोल हो गया, एक ये डाइपोल हो गया, तो इन दोनों डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो जाते हैं, है ना। देखो इसका डेल्टा नेगेटिव वाला सेंटर इसके डेल्टा पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होने लगता है, और पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट होने लगता है, और इस फोर्स को हम लोग क्या नाम बोलते हैं, डाइपोल। ये हम लोग को क्लियर होना चाहिए कि कीटोन के किसी दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगते हैं, डाइपोल डाइपोल, डीपीडीपी, है ना। तो ये इसको जरूर आप लोग कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए कि एसीटोन के दो मॉलिक्यूल जब बहुत पास पास आते हैं तो उनके बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्टिव फोर्स लगते हैं, ठीक है। बोलो भाई, तो कोई आपसे पूछे कि एसीटोन के दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन किस टाइप के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, तो बोल देंगे डाइपोल डाइपोल, ठीक है ना। तो मिक्स होने से पहले कौन सा फोर्स लग रहा है, डाइपोल डाइपोल। अच्छा ऐसे ही क्लोरोफॉर्म का एक मॉलिक्यूल और क्लोरोफॉर्म का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है,
तो डाइपोल डाइपोल क्योंकि क्लोरोफॉर्म मॉलिक्यूल कैसा पोलर होता है, आपको ऐसे समझो दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कौन से फोर्स लगेंगे, डाइपोल डाइपोल, है ना। तो जैसे एसीटोन एसीटोन के बीच में डाइपोल डाइपोल लग रहे हैं, ऐसे क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म के बीच में डाइपोल डाइपोल लग रहे हैं। तो मिक्स होने से पहले तो फोर्स का नेचर कैसा है, डीपीडीपी, ठीक है। अब देखो, अब आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें मैंने मिला दिया क्लोरोफॉर्म। तो मिक्स करने के बाद की सिचुएशन देखो क्या कैसी सिचुएशन बनती है। देखो क्लोरोफॉर्म का जो ये हाइड्रोजन होता है, ये जो इकलौता हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस पे इतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, कैसे देखो, ये जो इसके साथ ये ग्रुप लगा, तुम लोग जीओसी अभी पढ़ ही चुके हो हाल फिलहाल में, इस ग्रुप को पहचानो, ये कौन सा ग्रुप है, CCl3, कार्बन है ना, एक कार्बन के 3 क्लोरीन, और इसका कलेक्टिव माइनस आई इफेक्ट NO2 से भी ज्यादा होता है, जबकि NO2 बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप माना जाता है। तो ये जो CCl3 है, इसी के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो ये CCl3 इतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विट्राइंग ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड ऑलमोस्ट अपनी तरफ शिफ्ट करा है, जिसपे इस हाइड्रोजन पे बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड का क्या डेवलप हो जाता है, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा डेवलप हो जाता है जितना कि जब हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इससे बॉन्डेड होते हैं, जिनको हम लोग एक्टिव हाइड्रोजन बोल चुके हैं, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इस रेंज में लाई करने लगता है। ये क्लोरोफॉर्म के हाइड्रोजन पे इतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है जितना कि वो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जब वो जुड़ा होता है, उस रेंज में आ जाता है वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, है ना। और वो एक्टिव हाइड्रोजन की तरह क्या क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है। और आप लोगों को पता होगा एक्टिव हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड बनाने में सक्षम होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए क्लोरोफॉर्म के ये हाइड्रोजन एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ जब इसको इसमें एसीटोन मिक्स करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म का ये जो हाइड्रोजन है, ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है, और ये क्या बनाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब क्लोरोफॉर्म के एक मॉलिक्यूल और एसीटोन के एक मॉलिक्यूल के बीच में कौन सी बॉन्डिंग बन जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। तो यहाँ पे आपको ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मिक्स करने से पहले तो फोर्स लग रहे थे डीपीडीपी टाइप के, है ना, और मिक्स करने के बाद जो नए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हैं वो बनने लग कैसे एग्जर्ट हो रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन से हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि डाइपोल डाइपोल, कुछ बच्चे डाइपोल डाइपोल बोल रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल डाइपोल से थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, वो एक स्पेशल केस होता है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे वो डाइपोल डाइपोल टाइप का ही होता है, लेकिन स्ट्रेंथ वाइज वो नॉर्मल डाइपोल डाइपोल से ज्यादा स्ट्रेंथ वाला होता है, ठीक है। तो रिलेटिवली बाद वाले फोर्स क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो गए, पहले वाले कमजोर थे। तो ऐसा केस में बताओ कौन सा डेविएशन होना चाहिए, निगेटिव, है। इस वजह से क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को जब मिक्स करते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करते हैं, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन रीजनिंग क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपसे वो सीधा सीधा नहीं पूछेगा, रीजन पूछेगा, बोलेगा व्हाई मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शोज नेगेटिव डेविएशन, है ना। तो आपको बताना पड़ेगा कि बिफोर मिक्सिंग, ये डायग्राम एकदम बना के दिखाने पड़ेंगे, बोलना होगा कि बिफोर मिक्सिंग between two molecules of acetone dipole dipole attractive force act, है ना। या फिर क्लोरोफॉर्म के बीच में भी बोल सकते हैं कि प्रीवियसली कौन से फोर्स लग रहे थे, डाइपोल डाइपोल, बट आफ्टर मिक्सिंग one molecule of chloroform attached with hydrogen bonding with one molecule of acetone, and strength wise ज्यादा stronger कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसलिए it solution of mixture of this type of solution shows negative division,
ठीक है, तो ये लिख लेना कि अगर मिक्स करने के बाद फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, मिक्स करने के बाद पहले वाले वीक हैं, तो ऐसा सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करते हैं? हाँ ना, क्लोरोफॉर्म में क्लोरीन के साथ एस बॉन्डिंग नहीं बन पाती है हाइड्रोजन की, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेकंड पीरियड के एलिमेंट के बीच बनती है ना। सेकंड पीरियड से हाइड्रोजन तो खैर थोड़ी तो केस ही अलग है, जैसे फ्लोरीन सेकंड पीरियड है, ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड है और हाइड्रोजन सेकंड पीरियड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो और साइज भी छोटा हो, ठीक है ना। तो वो क्लोरोफॉर्म के इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। अब देखो इसमें एक एग्जांपल इसके बगल में ये भी दिया है, क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एसीटेट, और सेम यही रीजन इसमें भी है, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी ने सबसे ज्यादा इसको फोकस किया है, लेकिन भैया अगर हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें सारे एग्जांपल पता होने चाहिए। तो देखो ये तो हमें याद रखना ही है, इसी से मिलते जुलते कुछ एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसकी जगह लिखा हो क्लोरोफॉर्म प्लस कोई एमीन का नाम लिख दिया हो, एमीन जानते हो, जैसे एनिलीन का नाम लिख दे, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस पिरिडीन, है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिलएमीन, तो उसमें भी सेम सिचुएशन होती है कि मिक्स करने से पहले डाइपोल के फोर्स लग रहे होते हैं, लेकिन मिक्स करने के बाद क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन एमीन के नाइट्रोजन के साथ क्या बनाने लगता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बाद वाले फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तो निगेटिव डिविजन हो जाता है ना। एक ये वाला एग्जांपल भी देखो लिखा हुआ है, क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एसिड, तो मैं एक जगह लिख देता हूँ सारे दोनों, इससे आप लोग को ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की जगह ये भी लिख लीजिए, क्लोरोफॉर्म प्लस एनिलीन, या फिर क्लोरोफॉर्म, उसमें एक क्लोरोफॉर्म जरूर होगा और दूसरा ऐसा होगा जिसके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके, जैसे पिरिडीन वाला भी बड़ा फेमस है, क्लोरोफॉर्म प्लस पिरिडीन, या क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिलएमीन, ठीक है बेटा। वो एमीन का नाम कुछ भी दे सकता है, मेथिलएमीन, एथिलएमीन, एनिलीन, है ना। तो ये सभी क्या शो करेंगे, निगेटिव डिविजन। और एक ये क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एसीटेट जो ऊपर उसने बोला था, मेथिल एसीटेट में वो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा। तो बेटा ये सारे एग्जांपल आपके होते हैं निगेटिव डेविएशन वाले, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म जिसमें एक हो और दूसरा या तो एसीटोन हो, एसीटोन तो बहुत फेमस है, या एसीटोन के अलावा उसके पास अगर NH2 ग्रुप हो, नाइट्रोजन एमीन हो, कोई एनिलीन हो, पिरिडीन हो, मेथिलएमीन हो, तो वो नाइट्रोजन के साथ बना लेगा, और अगर मेथिल एसीटेट हो ऑक्सीजन के साथ बना लेगा, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये सभी क्या शो कर देंगे, निगेटिव डिविजन, ठीक है। ये तो एक कैटेगरी हो गई। हाँ, एक कैटेगरी और इसमें होती है कि अगर इसको केस नंबर 2 लिख सकते हैं, अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया जाए और उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया जाए, तो ऐसा सॉल्यूशन हमेशा क्या शो करता है, निगेटिव डिविजन। जैसे आपसे बोले HCl प्लस वाटर, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड प्लस पानी, वाटर, है ना, ऑक्जेलिक एसिड प्लस पानी, नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, बेटा ये सारे के सारे एग्जांपल आपके निगेटिव डेविएशन वाले हैं, ठीक है। इसका कोई रीजन मुझे बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है, एसिड प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर। हाँ क्या 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 रूप जैसे बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स। strong acid have great affinity towards water molecule, तो इससे ये कैसे पता चल रहा है कि निगेटिव डेविएशन हो रहा है, अच्छा मतलब सर वो वाटर को सर एब्जॉर्ब कर लेंगे, वॉल्यूम से डिक्रीज कर देंगे जब वो सब मिक्स करेंगे। हाँ, एक्सटेंड ऑफ बॉन्डिंग पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी, कैसे, हाँ तुमने आंसर सही दिया है कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बढ़ जाती है, लेकिन वो रीजन जो है उसको भी समझो, देखो क्यों बढ़ जाती है। देखो
वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के साथ ही बनाते हैं, ठीक है। और वाटर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है, पार्शियल पार्शियल चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन जैसे HCl को पानी में डालते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो देने लगता है H+ आयन, सॉल्यूशन में H+ आयन H+ आयन H+ आयन खूब सारे आने लगते हैं। तो वहां पे नई वाली बॉन्डिंग कैसे बनती है? हाँ, आयन डाइपोल वाली, वाटर के मॉलिक्यूल आयन H+ आयन के साथ बनाने लगते हैं और हाँ परफेक्ट आयन और डाइपोल के साथ जब बॉन्डिंग बनती है तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक तरह का कूलम्बिक फोर्स ही तो है। अगर पहले H पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, अब H पे एग्जैक्ट +1 यूनिट का चार्ज आ गया तो F कूलम्बिक फोर्स क्या होता है? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 R²। तो अगर Q1 बढ़ गया तो फोर्स वैसे ही बढ़ जाएगा, है ना? मेरी बात समझ में आई नहीं आई? कि आप उसको ऐसे टू द पॉइंट समझ सकते हो कि पहले वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ही बना रहे थे, तो हाइड्रोजन पे भी डेल्टा प्लस चार्ज था, O पे भी डेल्टा प्लस चार्ज था, है ना? इसको मान लो आप Q1, एक सेकेंड, इसको मान लो Q2, ठीक है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा Q1 Q2 अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में R³ होता है। लेकिन जब आप मिक्स कर देंगे इसमें HCl या कोई भी एसिड डाल दिया तो उसमें नई वाली बॉन्डिंग ऐसे बन रही होगी, वाटर के ऑक्सीजन उस एसिड से आने वाले H+ आयन के साथ बना रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस पे Q1 चार्ज तो अभी भी उतना ही है, लेकिन Q2 चार्ज बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? क्योंकि अब Q2 चार्ज वो डेल्टा प्लस वाला नहीं रहा, अब वो +1 यूनिट का हो गया, 100% पॉजिटिव चार्ज है। पहले वो पार्शियल चार्ज था, 10%, 20%, 30% ऐसा कुछ आ रहा था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अब वो परफेक्ट 1 यूनिट का आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। हाँ, इसी को हम लोग आयन डाइपोल फोर्स भी कहते हैं। इसको टू द पॉइंट बोला जाए तो जैसे उस बच्चे ने बोला ना आयन डाइपोल, बिल्कुल सही बात उसने बोली है कि पहले डाइपोल टाइप के फोर्स लग रहे थे, अब आयन डाइपोल टाइप के इफेक्टिव फोर्स लगने लगे और है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, इसलिए नेगेटिव डिविजन। बोलो भाई, समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस पानी जब भी देखो ऊपर वाले एग्जांपल में लिखा होगा, हाँ देखो कई सारे एग्जांपल लिखे, वाटर प्लस HCl, है ना, वाटर प्लस HNO3, ठीक है, तो ये हो गया। और एसिटिक एसिड प्लस पिरिडीन, है ना, एसिटिक एसिड और पिरिडीन में भी इसी तरह का केस बन जाता है, ठीक है। फिनॉल प्लस एनिलीन, फिनॉल प्लस एनिलीन इस तरह का एग्जांपल है। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इसमें पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ी वीक बन रही होती है, पहले डाइपोल टाइप का फोर्स डोमिनेट कर रहे होंगे और बाद में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डोमिनेट हो जाती है, ठीक है। बोलो भाई, तो ये सभी एग्जांपल किसके हैं? नेगेटिव डेविएशन। अब इसमें दो कर्व हैं, इनको भी देख लीजिए। हाँ, नहीं वो सही नहीं निकलती है, वाटर और स्ट्रॉन्ग बेस में ये कहना सही नहीं कि वो हमेशा नेगेटिव रिलेशन हो जाते हैं, इसमें कुछ ऐसे भी केस हैं, इसलिए उसको स्टैंडर्ड एग्जांपल में नहीं ले सकते, लेकिन वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्टैंडर्ड एग्जांपल में ले सकते हैं। हाँ बताओ, और नीचे आया कि नहीं आया? अभी स्लो चल रहा है ना, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई, तो अब तो आप लोग देख के समझ जाओगे पॉजिटिव डेविएशन किस में हो रहा है, नेगेटिव डेविएशन किस में हो रहा है। क्लियर है? कल के टेस्ट में हाईएस्ट किसके थे यार? देखिए इसका मेरा, हाँ बोलो बेटा।
सर आपने जो आयरन डायपोल वाला पॉइंट बोला था प्लीज उसे रिपीट कर दीजिए। अच्छा उसमें ये मैं बता रहा था कि जब एसिड पानी के अंदर जाएगा वाटर के अंदर तो बेटा वो H+ आयन रिलीज कर देगा, है ना। और ऐसा करने पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसका टाइप बदल जाएगा। पहले वाटर के मॉलिक्यूल वाटर के साथ बना रहे होंगे, लेकिन अब क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल में जैसे ऑक्सीजन है वो इन H+ आयन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लगे, ठीक है। और इस H+ आयन बेटा परफेक्ट आयन है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल तो पोलर है, ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह के आयन और डाइपोल के बीच में जब ये वान डेर वाल्स फोर्स बनते हैं, इन्हें आयन डाइपोल टाइप के फोर्स बोलते हैं, है ना। बोलो भाई, क्लियर हो गया सही को? कल का टेस्ट 100 मार्क्स का था, है ना। और 100 में कितने हैं हाईएस्ट? 92। और समझ लेते हैं। देखो इसमें एक आपका पॉजिटिव डिविजन को शो कर रहा है, एक आपका निगेटिव डिविजन को शो कर रहा है ना। देखो ये दोनों ही कर्व बहुत बेसिक है। जैसे देखो इसमें सबसे पहले आप डॉटेड वाली लाइंस देखिए, ये डॉटेड वाली लाइंस हम लोग बना चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन के। जब मैंने एक कर्व बनवाया था आप लोगों को पीटी, ये 3 लाइनें हम लोग बना चुके हैं। ये आइडियल सॉल्यूशन वाली है, ठीक है। इसमें इस लाइन में टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो सबसे ऊपर वाली लाइन है, काई ए पी नॉट प्लस काई बी पी वी नॉट, ठीक है। ये वाला ए के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है ए के पार्शियल वेपर प्रेशर को, और ये वाली लाइन बी के पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर, ठीक है। अब देखो ये कर्व तो तब मिला था जब सॉल्यूशन हमारा कैसा था, आइडियल, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पहली बात तो राउल्ट्स लॉ फॉलो नहीं करते हैं, तो इक्वलिटी तो होल्ड करेंगे नहीं। तो ये तो ऑब्वियस है कि कोई भी लाइन इनको ओवरलैप नहीं करने वाली, है ना। अब पॉजिटिव डिविजन में क्या होता था, पॉजिटिव डिविजन में जो पीटी होता था वो एक्सीड कर जाता था काई ए पी नॉट प्लस काई बी पी वी नॉट से, है ना। तो आप अगर देखो तो ये वाली लाइन में जो टोटल प्रेशर आ रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपको बोला जाए कि अच्छा पहले इंडिविजुअल बताता हूँ, जैसे पीए पार्शियल प्रेशर ए के रिस्पेक्ट देखिए, तो किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में पीए का पार्शियल प्रेशर इतना आना चाहिए, है ना। लेकिन वो थोड़ा उससे ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि जब पूरा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है तो इंडिविजुअली भी कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में भी तो पॉजिटिव डेविएशन हो रहा होगा। ये बात समझ आ रही है? देखो अगर मैं बोलूं कि पीए अगर राउल्ट लॉ होल्ड करेगा तो ये काई ए पीए नॉट के क्या होगा, बराबर होगा, अगर राउल्ट लॉ होल्ड हो रहा होगा। लेकिन अगर राउल्ट लॉ नहीं होल्ड हो रहा है तो स्मॉल पीए जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो काई ए पीए नॉट से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो वेपर प्रेशर मान लो कि किसी इस मोल फ्रैक्शन पे यहाँ पे आना चाहिए तो वो उससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू शो कर रहा है, वो यहाँ ना आके यहाँ पे आ गया, है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे आता तो इक्वलिटी होल्ड कर जाती, लेकिन वो पार्शियल प्रेशर जितना आना चाहिए थ्योरेटिकल उससे एक्सपेरिमेंटल थोड़ा ज्यादा है। डॉटेड लाइन में थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर है और जो डार्क लाइन है वो एक्चुअल को रिप्रेजेंट करती है। ऐसे ही बी कंपोनेंट के लिए भी बोला जाए तो बी कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर किसी पर्टिकुलर मोल फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में जितना थ्योरेटिकली आना चाहिए, आना तो चाहिए काई बी पीवी नॉट के बराबर, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल उससे ज्यादा रीड हो रहा होगा, मैनोमीटर उससे ज्यादा रीड कर रहा होगा। इसका मतलब यही चीज यहाँ भी दिख रहा होगा कि ये मान लो किसी मोल फ्रैक्शन पे काई भी इतना आना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन वो उससे थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए देखो पीए की लाइन अब किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखें तो ऊपर आ रहा है, और सारे पॉइंट अगर हम लोग मिला दे तो हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो थोड़ा थोड़ा एवं भी लाई करेगा, तो ये पूरा का पूरा कर्व हमारा ऐसा बनेगा जो कि इस आइडियल वाली लाइन के ऊपर चल रहा होगा, एबव लाई कर रहा होगा, है ना। ऐसे ही बी का पार्शियल प्रेशर वैसे तो आइडियल होता तो यहाँ आता,
लेकिन हर एक मोल फ्रैक्शन के स्पिन उससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहा होगा, जितना आना चाहिए इस पॉइंट पे इतना आना चाहिए लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा होगा, इस पॉइंट पे इतना आना चाहिए लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा आ रहा होगा, तो सारे पॉइंट मिला दो तो ऐसा कर्व बन जाएगा, है ना। और जब इंडिविजुअल वेपर प्रेशर थोड़ा थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं तो टोटल वेपर प्रेशर भी एक्चुअल से ज्यादा ही आएगा, इसीलिए ये ऊपर ऊपर चल रहा है, टोटल वेपर प्रेशर की लाइन भी ऊपर ऊपर चल रही है, ठीक है ना। बोलो तो जो पीटीवी है, पीटीवी का ई पी नॉट प्लस का ई पीवी नॉट के सम से ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव में वेपर प्रेशर थ्योरेटिकल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है और नेगेटिव उल्टा हो जाएगा कि थ्योरेटिकल से नीचे नीचे सारी लाइनें बिलो बिलो लाई करने लगेंगी, है ना। जितना वेपर प्रेशर ए के रिस्पेक्ट में आना चाहिए अब उससे भी कम आ रहा है, ठीक है। बी के रिस्पेक्ट में इस लाइन पे आना चाहिए अब उससे भी कम आ रहा है नेगेटिव डेविएशन में। टोटल वेपर प्रेशर इस लाइन में आना चाहिए आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, लेकिन बेटा उससे भी बिलो 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 नीचे नीचे आ रहा है, तो उसमें सारी लाइंस बिलो बिलो लाई करेंगे आइडियल सॉल्यूशन की लाइंस के रिस्पेक्ट में, और पॉजिटिव डेविएशन में एबव एबव लाई करेंगे, ठीक है। इसको बनाने के लिए पहले वो रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा आइडियल में, और उसी के ऊपर ऊपर कर्वेचर बनाते जाइए, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं, बस आपको बेसिक जो थ्योरी पढ़ी है उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनाना, ठीक है। समझ में आ गया, बना लोगे, है ना। तो ये हो गया भाई पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन के बारे में। अब इसमें कुछ क्वेश्चन लिए हुए, काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इनको भी देख लीजिए एक बार, पूरा थ्योरी पढ़ने के बाद क्वेश्चन ये कर लेने चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आपकी सीट का ही है, क्या कह रहा है, नोट बना लो। है ना, बन गया। चलिए फिर आगे देखिए, क्वेश्चन एक करना है हम लोगों को। इस क्वेश्चन में पहले देखिए क्या कह रहा है, रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी फैक्ट्स रिलेटेड टू क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एथिल कीटोन सॉल्यूशन आर करेक्ट। देखो एक सॉल्यूशन उसने दिया है क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एथिल कीटोन, और कह रहा है कि इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में कौन से फैक्ट करेक्ट है। देखो पहली बात तो ये समझो कि क्लोरोफॉर्म प्लस मेथिल एथिल एसीटोन है ना, ये किस टाइप का डेविएशन शो करेगा, निगेटिव ना। हाँ, ये क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन की तरह ही है, बस वो एसीटोन में दोनों तरफ मेथिल मेथिल होते हैं, इसमें एक तरफ मेथिल है एक तरफ एथिल है ना। तो ये तो आप समझ गए देख के कि अरे ये तो एनसीईआरटी का वही पॉपुलर एग्जांपल है ना। बस उसने एसीटोन की जगह मेथिल एथिल कीटोन बोल दिया है। तो दिस सॉल्यूशन 100% शोज, है ना, निगेटिव डेविएशन, इतना पहले पहचान लिया, ठीक है। रीजन आपको पता ही है, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहे हैं कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने। ए पार्ट में कह रहा है इट शोज निगेटिव डेविएशन, बताओ सही की गलत, करेक्ट है ना। बी में इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, तो अभी हम लोग एज़ोट्रोप पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है ये। तो यहाँ पे इतना तो बोल सकते हैं कि निगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं, है ना। इसको मैंने ऐसे बोला था कि याद कर लेना कि उल्टा बोलना होता, निगेटिव डेविएशन का उल्टा मैक्सिमम बोल रहा है, तो ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनेगा। होता क्या है, तो ये भी एज़ोट्रोप वाला टॉपिक आता है, आगे आएगा थोड़ा, ठीक है। तो इसको हम लोग करेक्ट तो कर ही सकते हैं। अच्छा, एंट्रोपी पॉजिटिव क्या सही है,
है ना। तो ये एंट्रोपी तो बेटा हर टाइप के सॉल्यूशन के लिए पॉजिटिव ही होती है ना, क्लियर है। पॉजिटिव डेविएशन होता तो भी पॉजिटिव, निगेटिव के लिए भी पॉजिटिव। और डेल्टा जी निगेटिव, ये सही है, ये भी सही है। और ई पार्ट क्या रहा है, कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये पॉइंट एक्चुअली एजोट्रोप से ही रिलेटेड है। चलो बता दूं, छोटा सा पॉइंट है कि बेटा जब भी दो सॉल्यूशन मिलके एजोट्रोप बनाने लगते हैं तो उन दोनों सॉल्यूशन में जो भी दो कंपोनेंट है उनको कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते वाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आप अगर जैसे मान लो एसीटोन ये मेथिल एथिल कीटोन को सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन टेक्निक्स होती हैं, जैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सबसे ज्यादा यूज होता है। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की अपनी लिमिटेशन होती है कि अगर दो सॉल्यूशन एजोट्रोप बनाने लगते हैं ना तो एजोट्रोपिक मिक्सचर की वजह से ऐसे मिक्सचर को कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते। हाँ ये है कि मैक्सिमम सेपरेट कर लेंगे 80%, 20%, 85%, 15%, लेकिन जैसे ही वो एजोट्रोप बना रहा होगा जिस मोल फ्रैक्शन पे, उसके बाद और ज्यादा सेपरेशन कर पाना पॉसिबल नहीं होता। एजोट्रोपिक पॉइंट के पे फिर फर्दर सेपरेशन नहीं हो पाता है, इसलिए कभी 100% सेपरेशन नहीं हो पाता। तो इसने क्या बोला है कि कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये गलत कह रहा है ना, क्योंकि एजोट्रोपिक मिक्सचर, ये चौथे लिख लो, एजोट्रोपिक द कंपोनेंट्स ऑफ एजोट्रोपिक मिक्सचर नेवर बी सेपरेटेड। लिख लो, एक स्टेटमेंट लिखो यहाँ पे, एक नोट में लिख लो, द कंपोनेंट्स of azeotropic mixture never be completely separated by fractional distillation। तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जब भी कोई एजोट्रोपिक मिक्सचर दे दिया जाए तो एजोट्रोपिक मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक की हेल्प से कभी भी कंप्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। और ये कह रहा है कि कैन बी सेपरेटेड, तो ये गलत हो जाएगा भाई। तो इसमें 4 स्टेटमेंट सही है और एक गलत है, तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट वाले बताने थे। है कैसे? हाँ, अगर मान लो ये पॉजिटिव डेविएशन भी शो कर रहा होता तो भी यही होता। हाँ, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन सेपरेट कर सकते, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन के कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता, ठीक है। हाँ नहीं, रुक जाओ, आवाज इन्वर्टर जब हम बोल रहे हैं वो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं लगाते, इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर हीट करना होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हीट करके वेपर बनाते हैं, फिर उनको कंडेंस करते हैं, वो फ्रैक्शनल से अलग मेथड है, ठीक है, वो ये नहीं है। अच्छा, एक ये कर डालो भाई, 2014 में आया हुआ है जेईई मेन का, ये आप ही लोग बताओगे। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट ए एंड बी व्हिच आर फॉलोइंग इज ट्रू, है ना। आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछा है उसने, आइडियल सॉल्यूशन, दो कंपोनेंट है ए और बी, उनका आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी बात सही है? फोर्थ हो जाएगा, ठीक, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो पहला तो रॉन्ग ही है ना, ये इसने बोल दिया एंथैल्पी लेस देन 0, तो आइडियल के लिए तो एंथैल्पी क्या होती है, ऑलमोस्ट 0 होती है ना, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी में कह रहा है ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी, तो ये तो निगेटिव डिविजन की तरफ इशारा करता है ना, ये भी गलत हो गया। तो चौथा ही सही होगा, अभी 3 तो गलती हुए, और चौथे में हम लोग कह रहे हैं ए ए बी बी ए बी, मतलब मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद जो इंटरेक्शन होते हैं वो सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आइडियल सॉल्यूशन के लिए करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था इन्होंने। एक ये भी कर लीजिए,
ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो क्या करा है, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रेडिक्ट व्हिच ऑफ फॉलोइंग मिक्सचर विल शो ए पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो कह रहा है कि कौन सा मिक्सचर ऐसा है जो पॉजिटिव राउल्ट्स लॉ के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा होगा। पहला है मेथेनॉल प्लस एसीटोन, फर्स्ट वाला है पहला वाला अल्कोहल प्लस एसीटोन, ये पॉजिटिव। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ये तो निगेटिव वाला हो गया। एसिड नाइट्रिक एसिड प्लस पानी, निगेटिव डेविएशन। और फिनॉल प्लस एसीटोन, ये भी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला ही था, तो ये भी निगेटिव डेविएशन। बस एक अल्कोहल और प्लस एसीटोन, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला। हाँ, यहाँ पे दोनों पोलर पोलर है, यहाँ पे वो सेकंड केस की वजह से नहीं है, ये फर्स्ट केस की वजह से। पॉजिटिव डेविएशन में 2 केस बताए थे ना, तो ये पोलर प्लस नॉन पोलर वाला नहीं है, ये पहला वाला केस है। अल्कोहल प्लस पानी की तरह इसका एक्सप्लेनेशन ना, वो पोलर पोलरिटी की अगर बात करो उसमें ऐसा समझो कि अल्कोहल के बीच में अच्छी खासी एच बॉन्डिंग बन रही होगी, लेकिन अल्कोहल प्लस एसीटोन के बीच में एच बॉन्डिंग नहीं बन पाती, वहां पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं रखते। तो पहले फोर्स थोड़े ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाद वाले वो कमजोर हो गए, डाइपोल डाइपोल फोर्स वीक हो जाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि बाद वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक पड़ गए, है ना। तो ये सिमिलर टू वाटर प्लस अल्कोहल टाइप का एग्जांपल, ठीक है। वो निगेटिव वाले में कौन सा? नहीं, निगेटिव में पोलर नॉन पोलर से पहचान ही नहीं सकते हम लोग। निगेटिव में ये देखना ही नहीं कि पोलर की नॉन पोलर है ना। पोलर प्लस नॉन पोलर से हमें पॉजिटिव डेविएशन वाले पकड़ में आ सकते हैं, वो खैर चारों ऑप्शन में कोई पड़ा ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा होता है एक पोलर एक नॉन पोलर, तो बोल सकते थे पॉजिटिव, लेकिन पोलर नॉन पोलर से कभी निगेटिव डेविएशन पहचान में नहीं आते। बिल्कुल सही बात है। ये भी जैसे देखो, इसमें तीन तो आप लोग अच्छे से पहचान ही गए थे निगेटिव डेविएशन, और इसमें थोड़ा डाउट अगर हो भी रहा था तो देखो मेथेनॉल और एसीटोन का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो ये आइडियल तो नहीं हो सकते, आइडियल में तो फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, है ना। इसका मतलब फिर वो बचा गया पॉजिटिव डेविएशन। कई बार ऐसा होता है कि 3 ऑप्शन पकड़ में आ गए, चौथे पर डाउट है तो थोड़ा सा आप गेस लगाने की सिचुएशन में होते हैं, है ना। मतलब कॉमन सेंस लगा के गेस लगा, मतलब गेस लगाने का कॉमन सेंस लगा के गेस लगाओ, ठीक है। तो ऐसे भी बोल सकते हो, है ना। तो साथ समझ में आए, अभी भी डाउट है लगा, क्लियर है। डाउट नहीं कुछ मन में मत रखो बिल्कुल। अच्छा, ये वाला भी देख लो भाई, एक ये छोटा सा न्यूमेरिकल टाइप का है। क्या कह रहा है देखो, इसमें कह रहा है कंसीडर ए बाइनरी मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है। वोलेटाइल लिक्विड का बाइनरी मिक्सचर लिया गया। इफ Ka is equal to 0.4, Ka मतलब A कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन कितने 0.4। अच्छा, फिर कह रहा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 580 टॉर, पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दे दिया उसने, पीटी एक तरह से पीटी उसने दे दिया 580 टॉर, ठीक है। और काई कितना दे दिया है 0.4। अच्छा, तो काई भी कितना होगा 0.6 है ना, काई 0.4 है तो काई भी 1 माइनस काई ए हो जाएगा, मतलब 0.6। और पीएन नॉट पीवी नॉट दे दिया है, ठीक है। और पूछ रहे बताओ कौन सा मिक्सचर है, 4 ऑप्शन में मिक्सचर। तो देखो अगर हम लोग ये पता लगा दें कि किस टाइप का डेविएशन हो रहा है, हाँ, उससे पता लग जाएगा कि इन चारों में से कौन सा है। और ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखो जो इसने वेपर प्रेशर दिया है, ये टोटल वेपर प्रेशर, ये एक्सपेरिमेंटल है कि थ्योरेटिकल है, क्या इसको कहते हैं? क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया है वो तो है ना एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ही देगा। हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे।
हम लोग थ्योरेटिकल कैसे निकालेंगे, वो राउल्ट लॉ के हिसाब से जो आता है ना, वो थ्योरेटिकल होता है। काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी पी बी नॉट। ये अभी हम लोग को पता ही नहीं कौन सा डेविएशन है, तो हमने मान लिया कि इक्वलिटी होल्ड कर रही है। देखना पड़ेगा, हाँ शायद यही है। तो काई ए पी ए नॉट प्लस काई बी, काई ए 0.4 और पी ए नॉट 300, काई बी 0.6 और पी बी नॉट कितना 800। अब जरा जल्दी से बताओ कितना आएगा ये, ए आ रहा है ना? यस सर। ये आ रहा है एग्जैक्टली 600 टॉर, है ना? ये आ गया 600 टॉर, मतलब थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर निकाला तो 600 आ रहा है, जबकि एक्सपेरिमेंटल 580। एक्सपेरिमेंटल कम आ रहा है थ्योरेटिकल से, मतलब कौन सा डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, हियर एक्सपेरिमेंटल टोटल वेपर प्रेशर इज लेस देन थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन शो करेगा, सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन। तो इससे हमें चलो ये पता चल गया कि जो उसने डेटा दिया है वो किसी नेगेटिव डेविएशन के लिए दिया गया है। अब आप चारों ऑप्शन में चेक कर लो कि इसमें नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा है ना? तो पहला है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, अरे ये वही एनसीईआरटी का पॉपुलर एग्जांपल है ना, ये तो नेगेटिव डेविएशन वाला ही दिख गया। दूसरा क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ये कौन सा होगा, आइडियल। क्लोरोबेंजीन प्लस दोनों हेलोबेंजीन है, तो दोनों होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हो गए, तो आइडियल। ये आपका हेक्सेन है, ये हेप्टेन है, हेक्सेन प्लस हेप्टेन भी कैसा होता है, आइडियल। एल्केन में एल्केन ही मिला दिया। और ये नॉर्मल हेक्सेन में नॉर्मल हेप्टेन, अरे ये भी आइडियल है। तो तीन तो उसने आइडियल ही दे दिए, नेगेटिव डेविएशन एक ही ऑप्शन में पड़ा हुआ है, तो ए आंसर, ठीक है ना? तो इस तरह के छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। इसमें टोटल वेपर प्रेशर को निकाल के फिर हम लोग बता पा रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन भी देख लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन कोई बड़ा तो दिखेगा, ठीक है? तो आपका ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि हम लोग ने थ्योरी कंप्लीट कर ली, क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है? एक पीडीएफ तुम लोगों को मैंने भेजा है वैसे ग्रुप में, नॉन आइडियल के क्वेश्चन उसमें है, शायद मैं पिछली क्लास में ही शेयर कर दिया था, है ना? तो उसको एक बार करिएगा अटेम्प्ट। क्वेश्चन ज्यादा मैं नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, लेकिन करते जाइए, ठीक है? चलिए आगे बढ़े फिर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए समझिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले इसको समझते हैं, ठीक है? तो इसकी एक बेसिक डिफिनेशन है, इसकी एक बुकिश डिफिनेशन है, मतलब जो नॉर्मली आपको याद करनी होती है, वो क्या कहते हैं ये डिफिनेशन। तो बोलते हैं कि दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन डैश डैश बट इंडिपेंडेंट ऑन डैश डैश आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो देखो इसमें जो डैश डैश है वही बस याद रखने वाली बात है, ठीक है? वही आपको याद रखना। बोलते हैं कि कुछ सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के केवल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती हैं, लेकिन सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज को सॉल्यूशन नामक चैप्टर में एक नया नाम दे दिया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, तो लिख लीजिए इसमें दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल, या फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोग को लिखना है, और यही बात याद रखने वाली है, नंबर ऑफ
सोल्यूट पार्टिकल्स। तो ऐसी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो इस पे डिपेंड करती हैं सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि वो केवल और केवल सोल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है, वो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती है। सॉल्वेंट के नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़े घटे उससे उनकी प्रॉपर्टीज के मैग्नीट्यूड में कोई इफेक्ट नहीं आता, बट इंडिपेंडेंट ऑन number of solvent particle are called। अच्छा, सॉल्वेंट पार्टिकल के साथ साथ वो सोल्यूट के नेचर पे भी नहीं डिपेंड करती है, ठीक है, लेकिन केवल वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही डिपेंड करती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल पे ही डिपेंड करती हैं उन्हें ही हम लोग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफिनेशन है, क्लियर है। कोई पूछे क्या होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, और ये बोर्ड एग्जाम में सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, आपसे 1 मार्क्स में ये पूछ दिया जाएगा, तो आप बोल देना सीधा, ये डेफिनेशन लिख देना है, ठीक है। दोस प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बट इंडिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल एज वेल एज नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल कॉल्ड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, क्लियर। अब ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को 4 तरह से डिफाइन किया है। ये टोटल कोई पूछे कितने टाइप की होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो आप बोल दीजिएगा 4 टाइप की। कौन कौन सी, तो इनमें लिख लीजिए। इसमें पहली होती है RLVP। पहली कौन सी होती है, RLVP। ये मैं शॉर्टकट बोल रहा हूँ, RLVP का फुल फॉर्म है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। सेकेंड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कोई बताओ भाई, ये तो स्कूल में पढ़ा होगा भाई तुम लोगों ने, हाँ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये तो स्कूल में यहीं से शायद शुरुआत ही करते हैं सॉल्यूशन में, ऐसा मैंने सुना है। सीधे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी से एक चैप्टर की शुरुआत होती है, ऐसा नहीं करते? अच्छा, बच्चे ही बताते रहते। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ना, सब स्कूल में ऐसा नहीं होता, कुछ में तो सही से पढ़ाते होंगे। अब तो चैप्टर भी कम हो गया, तो थोड़ा और अच्छे से पढ़ाना चाहिए स्कूल वालों को। अच्छा, उनकी आदत वैसे ही पड़ेगी तो वही, हाँ, वो सॉलिड स्टेट ज्यादातर स्कूल में पढ़ा दिया गया, उसके बाद CBSE का आया, ISC से बैठ गया, पता है। जितने चैप्टर CBSE ने डिलीट किए हैं वही 4 कुछ चैप्टर है केमिस्ट्री में, 4 या 5 है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा डिलीट किया है इस बार, और अच्छी बात है। चलो बोर्ड का पेपर के लिए ज्यादा परेशान तो नहीं होना है, सिलेबस ठीक कर दिया है देखा जाए, क्योंकि ये जो चैप्टर हटाए हैं सॉलिड स्टेट नहीं हटाना चाहिए मेरी दृष्टि से, है ना। लेकिन जैसे कुछ हटाए हैं उधर वाले, जैसे सरफेस केमिस्ट्री, तो उस वाकई में बहुत रटने वाला चैप्टर था, बच्चों के लिए भी दुखदाई होता है ना, है ना। वो उस चैप्टर को पढ़ाने में भी देखो इतने साल हो गए, 12 साल, कभी ये हमें ये नहीं लगा कि सरफेस केमिस्ट्री यार पढ़ाते हैं बच्चों को मजा आ जाएगा यार, क्योंकि इसमें इतना पैसे थ्योरी दी थी कि पढ़ाते पढ़ाते मैं डीमोटिवेट हो जाता था कि यार इसमें बच्चे कैसे याद करेंगे, इतना सब कुछ याद करना ऐसे चैप्टर, तो वो अच्छा किया हटा दिया है। मेरी जैसे सोच वाला कोई होगा जिसके हाथ में होगा कि ये चैप्टर उड़ा ले। अच्छा, एक P ब्लॉक को भी शायद हटाया है। यस, P ब्लॉक में भी काफी कुछ थी रिएक्शन परेशान करने वाले, है ना। तो बोर्ड के लिए तो सही किया था, हम लोग तो पढ़ेंगे कंपटीशन में, तो सब कुछ पढ़ना है। और कौन सा हटाया है, मेटलर्जी ठीक था चैप्टर। अब वही कि हाँ, बच्चों की दृष्टि से सही है, बहुत ज्यादा कचरा हो जाता है, बहुत ज्यादा याद करना पड़ता, लिखना पड़ता, पूरी मेटलर्जी बच्चों को लिखनी पड़ती थी, बड़ा बच्चों के लिए तो संकट वाला प्रॉब्लम चैप्टर था, मजा नहीं आता था बच्चों को। हमें पढ़ाने में अच्छा लगता था, लेकिन बच्चों को उसमें याद करना होता है, बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं ऐसी चीजों को। तो एक बायोमोलिक्यूल रखा है, नहीं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना,
वो भी हटाया है। उसमें भी अजीब अजीब स्ट्रक्चर थे, काफी भयानक चीजें थी। मतलब बोर्ड में ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ना कि थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाले, या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन जी। पेनिसिलिन जी का स्ट्रक्चर बच्चे याद ही नहीं कर पा रहे बेचारे, तो उसी में गड़बड़ हो जाता है। पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर पूछ दिया, पैरासीटामोल तो पता है कि एनाल्जेसिक है ना, मतलब कि तो, लेकिन वही बात है कि अब उसकी स्ट्रक्चर नहीं पता बच्चों को, बच्चे छोड़ आते थे वो क्वेश्चन। चलो अच्छा, इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो पहली प्रॉब्लम है रिलेटिव लोडिंग एंड वेपर प्रेशर, सेकंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी कौन सी होती है बताओ? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, बहुत बढ़िया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना? अच्छा, चौथी कौन सी होती है? ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं, ऑस्मोसिस नहीं होती है, ऑस्मोसिस इज नॉट ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है? ये क्वेश्चन इसलिए मैंने बोला कि ये आ चुका है, मतलब कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें एक ऑप्शन में था ऑस्मोसिस और एक में पड़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस एक फिनोमिनन है, वो कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? ऐसे ही अगर केवल बॉइलिंग पॉइंट कोई पूछे कि क्या ओनली बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बोलेंगे नो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का पढ़ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? तो अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे चारों प्रॉपर्टी। और एक छोटी सी बात है, यही क्लियर कर लो, ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी लिमिटेशन, ये कब डिफाइन होती है ये पता होना चाहिए। तो ये लिख लो, ऑल एबव कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर ओनली डिफाइंड व्हेन सोल्यूट कैसा हो, सॉल्वेंट कैसा हो। कोई बता सकता है ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब डिफाइंड होती है? जब सॉल्यूट का नेचर कैसा हो, सॉल्वेंट का नेचर कैसा हो। हाँ, देखो किसने बताया, ऑनलाइन वाले बच्चे, नॉन वोलेटाइल किसने बताया? आयुष्मान ने? यस सर। हाँ ठीक बताया। तो ये नोट कर लिए, ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी डिफाइन होती है जिसमें सोल्यूट हमारा कैसा हो, सोल्यूट नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा हो, वोलेटाइल। मतलब ये भी होना चाहिए, सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब जिसकी वेपर ना बन सके, है ना? लेकिन सॉल्वेंट जस्ट अपोजिट नेचर हो, वो वोलेटाइल होना चाहिए। तो अगर ये बात होल्ड करेगी तभी ये चारों प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, अदरवाइज ये प्रॉपर्टीज फिर डिफाइंड ही नहीं होंगी। ये भी कहा जाता है कि अगर मान लो दोनों ही वोलेटाइल है ना, तो उसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या रिलेटिव लोडिंग ऑब्जर्व ही नहीं होगी। ऊपर से वेपर प्रेशर घटने की जगह ऊपर से बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर। तो ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तब डिफाइंड होती हैं जब सोल्यूट कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल, और सॉल्वेंट कैसा होता है, वोलेटाइल। ठीक है, क्लियर? तो ये ध्यान रखना है। बाकी चलो टाइम हो नहीं वाला है ना? कितना हो गया? इसमें टाइम आता हो 15 बचे अभी, 5:45 पे हो गए। अच्छा चलो, तब तो पढ़ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि टाइमिंग कुछ 5:30 दी हुई है। हाँ चलो, तो ये चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें अब सबसे पहले हम लोग को कौन सी पढ़नी है, RLBP। इसका पूरा फुल फॉर्म लिख लीजिए, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब समझो भाई क्या होता है रिलेटिव लोडिंग और कैसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो बहुत बढ़िया सिंपल सी बातें हैं। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक हम लोग ले रहे हैं कंटेनर, ठीक है, और उसमें हम लोग ने क्या फिल कर लिया, एक वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट वोलेटाइल होना भी चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी डिफाइन होगी। और उसको किसी T0 टेम्परेचर पे आपने मेंटेन किया हुआ है।
तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई भी वोलेटाइल सॉल्वेंट अगर किसी T0 टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसकी क्या बन रही होगी, वेपर, है ना। और एक समय ऐसा जरूर आ रहा होगा कि उसकी वेपर और लिक्विड दोनों के बीच में क्या मेंटेन हो, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पे जो वेपर के मॉलिक्यूल ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे सरफेस पे या बाउंड्री पे, उसी को हम लोग यहाँ पे क्या नाम दे देते हैं, वेपर प्रेशर। और यहाँ पे मैंने उसको ले लिया P0, है ना। P0 को मैं बोलूंगा ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने जो मान रहा हूँ मैं लिखता जा रहा हूँ, मैंने क्या एज्यूम किया, P0 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। ये मैंने सबसे पहले मीजर कर लिया, एक कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट लिया और उसका प्योर स्टेट में, अभी उसमें कुछ मिलाया नहीं है, अभी वो क्या है 100% प्योर है, और उसका वेपर प्रेशर निकाल लिया, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, P0, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, अब आगे की कहानी मेन है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी सॉल्वेंट में, इस नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट में एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करने जा रहे हैं, ये मिक्स करने जा रहे हैं, ये ऐड करने जा रहे हैं, ठीक है। इस सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड कर दिया, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल। अच्छा बताओ, सॉल्वेंट में सोल्यूट मिलाएंगे क्या तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ, तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, ठीक है। और उस सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर बेटा उतना ही रखा, टेम्परेचर देखो मैंने चेंज नहीं किया है, टेम्परेचर अभी भी कितना रखा है मैंने, 3। तो फिर से क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा, है ना। और यहाँ पे जो वेपर बन रही होगी सॉल्यूशन की सरफेस के ऊपर, इसको यहाँ पे नाम दिया मैंने PS, ठीक है। इसको बोला वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में वेपर बन रही है ना, तो इसको PS, इसको क्या नाम दे रहा हूं मैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, जितने टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर हम लोग ने मेजर किया है प्योर सॉल्वेंट का, उतने पे ही हम लोग सॉल्यूशन का भी निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने पे क्या होता है, ये जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है ना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कम आता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से हमेशा वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है सॉल्यूशन का। ऐसा करने पे हम लोग क्या देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम लोग देखते हैं कि PS की वैल्यू P0 से क्या आती है, कम आती है, ठीक है ना। ये ऑब्जर्व किया जाता है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन become less than vapor pressure of pure solvent। तो ऐसा देखने को मिलता है कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से क्या आता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है ना। अगर मान लो ये वेपर प्रेशर सपोज 100 टॉर है, तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये 95 टॉर है ना, थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और जितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है, जितना वेपर प्रेशर में कमी आ रही है, उसी को एक नाम दे देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, है ना। और इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, देखो, हाँ, तो ज्यादा वेपर प्रेशर में कम वाला माइनस कर देंगे, है ना। मतलब सॉल्यूशन प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस कर देंगे, तो ये हमें पता चलेगा कि कितना वेपर प्रेशर घट गया, कितनी कमी आई, उसी को बोल रहे हैं लोअरिंग। लोअरिंग मतलब घट रहा है ना, प्रेशर की वैल्यू में कितनी कमी आई है, कितना लोअर हो गया, वो हमें निकालना, ठीक है। फिर हम लोगों को मतलब है देखो RLVP से, RLVP मतलब क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये जो लोअरिंग आ रही है, इसमें हम लोग अगर क्या करें, इसको अगर रिलेटिव लोअरिंग में कन्वर्ट करना है तो देखो बहुत सिंपल है, जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, अगर मैं इसमें डिवाइड कर दूं किसके वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, P0 किसका माना था, प्योर सॉल्वेंट का। तो ये जो टर्म आता है P0 माइनस PS, ये न्यूमरेटर में पूरा लोअरिंग है ना, और डिवाइड किससे कर दिया मैंने, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अगर कभी आपसे ये पूछी जाए कि 1 मार्क्स में डिफाइन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो बोल देना रिलेटिव लोअरिंग इज वेपर प्रेशर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर टू
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना। लोअरिंग वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग है उसमें किससे डिवाइड करना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से। तो जो भी वैल्यू आएगी दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। आ रही बात समझ में। और ये जो टर्म हम लोग निकाल रहे हैं ना बेटा, यही कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और जब भी हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं तो आपको पता है ये वैल्यू किसके बराबर आती है ना। काई बी, या फिर उसको आप लिखो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये वैल्यू हमेशा किसके बराबर आती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर आती है, ठीक है। ये बात ये जो स्टेटमेंट है ये वैसे एक्सपेरिमेंटली मीजर्ड है, और इसको ऑब्जर्व किसने किया था, राउल्ट ने, ऑब्जर्व बाय राउल्ट। ये सारा बातें किसने बताई थी हम लोग को, ठीक है। और इसको भी राउल्ट्स लॉ के नाम से बोला जाता है, मतलब राउल्ट के लॉ के नाम से 2 लॉ होते हैं पूरे चैप्टर में। एक तो हम लोग को पढ़ चुके हैं, पीटी बराबर काई बी नॉट प्लस काई बी नॉट, वो वाला राउल्ट लॉ मेन राउल्ट लॉ है। वो तब लगता है जब सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही क्या होते हैं, सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होते हैं। लेकिन ये राउल्ट का सेकंड लॉ बोला जाता है, ये तब लगता है जब सोल्यूट नॉन वोलेटाइल हो और सॉल्वेंट वोलेटाइल। उस सिचुएशन में जो रिलेटिव लोअरिंग आती है वेपर प्रेशर में, वो किसके इक्वल आने लगती है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ये फर्स्ट लॉ से डिराइव भी हो जाता है, इसको मैं डिराइव भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आया, लेकिन ये एज ए रिजल्ट हम लोग को पहले बताऊंगा, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ के फॉर्मूले अगर ओपन कर दो, रिलेटिव लोअरिंग को हम लोगों ने क्या बोला है, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो देखो रिलेटिव लोअरिंग क्या है, रिलेटिव लोअरिंग का फॉर्मूला देखो क्या है, पी नॉट, भाई केमिस्ट्री अच्छी लग रही बात अलग है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ठीक है। ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग। अब इसको मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर करना है, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को कैसे लिखें, मोल्स ऑफ सोल्यूट को ले ले न्यूमरेटर में और डिवाइड क्या कर दे टोटल मोल से, है ना। तो ये हमारा बन गया मेन फॉर्मूला, ये है हमारा मेन फॉर्मूला। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मेन फॉर्मूला यही है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल। यहाँ पे मैंने स्मॉल एन किसके मोल माने, सॉल्यूशन के, सोल्यूट के भाई, ठीक है, और कैपिटल एन सॉल्वेंट। बहुत बढ़िया, तो ये फॉर्मूला बन गया भाई, मोल फ्रैक्शन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू स्मॉल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल। तो ये मेन एक फॉर्मूला है, इससे हमारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल अभी सॉल्व होंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बात समझ में, अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल में हम लोग क्या किया करेंगे, और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल में ज्यादातर आपको सॉल्यूशन डाइल्यूटेड दिए जाएंगे, है ना, सॉल्यूशन क्या से दिए जाएंगे, और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब तो सर हम कैसे जानेंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी इसका तरीका बताएगा, आप सोल्यूट के मोल निकाल लेना और सॉल्वेंट के मोल निकाल लेना। अगर सोल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल से 10% से कम हो तो वो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड माना जाता है, ठीक है। क्या बताया मैंने, जैसे मानो सॉल्वेंट के मोल, सपोज एक सिंपल से नंबर, सॉल्वेंट के मोल आपने निकाले 100 आए 100, और सोल्यूट के मोल निकाले 8 है, तो हम बोल देंगे कि सॉल्यूशन डाइल्यूटेड है। क्यों, क्योंकि सोल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल के 10% से भी कम है, इसका 10% कितना होगा 10, और 10 से भी कम है ना। लेकिन अगर ऐसा होता है कि सोल्यूट के मोल 100 है और सॉल्वेंट के मोल 100 है, सोल्यूट के मोल 20 है, तो बोलेंगे कि नहीं ये डाइल्यूटेड नहीं, ठीक है, क्योंकि वो 10% से ज्यादा है,
ठीक है। तो जब भी ज्यादातर न्यूमेरिकल में और एनसीईआरटी में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आपको दिए हुए हैं कि उसने जानबूझ के सोल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल के रिस्पेक्ट में 10% कम है। अच्छा, ये चीज मास के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हो कि सोल्यूट का मास भी अगर सॉल्वेंट के मास के 10% कम है तो उसको भी उड़ा सकते हो, कोई समस्या नहीं। कई बार क्या होता है कि सोल्यूट का मोलर मास पता नहीं होता है, क्वेश्चन में पूछना होता है, तो फिर आप मोल बना ही नहीं पाओगे ना जब आपको सोल्यूट का मोल, तब उस केस में मास के रिस्पेक्ट में कर लिया जाता है। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ रही। और अगर ऐसा है तो हम लोग जो ये डिनोमिनेटर में देख लो स्मॉल n प्लस कैपिटल n, यहाँ पे एक नेग्लेक्शन लगा देते जैसे हेनरी लॉ में लगाया था, है ना, वहां पे बोला था कि गैस के मोल बहुत कम है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग क्या करेंगे, उड़ा देंगे। क्या करेंगे, वी कैन नेग्लेक्ट क्या बात है भाई, मैं ही मिला, वी कैन नेग्लेक्ट moles of solute as compared to moles of solvent, है ना, moles of solute as compared to moles of solvent। बोलो भाई ये करना सही रहेगा कि नहीं करेगा, लेकिन इसमें कंडीशन क्या बताई, सोल्यूट के मोल सॉल्वेंट के मोल के रिस्पेक्ट में 10% से कम। ठीक है, अच्छा तो हमारा स्मॉल n प्लस कैपिटल n में स्मॉल n इग्नोर हो जाएगा तो बचेगा क्या, कैपिटल n, और बस ये वैल्यू यहाँ पे रख दो भाई, आपका फॉर्मूला थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाएगा, p नॉट माइनस ps अपॉन p नॉट इक्वल टू स्मॉल n प्लस कैपिटल। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसान दिखने लगेगा, इससे जब क्वेश्चन भी करोगे ना तो कैलकुलेशन थोड़ी हल्की हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये नेग्लेक्शन तभी वैलिड है जब वो सिचुएशन, वो आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में भी नहीं कह सकते कि प्रत्येक क्वेश्चन में वो इग्नोर हो ही जाएगा, वो आप देख लेना डेटा कैसा दिया हुआ है ना। एक चलो ये न्यूमेरिकल में आप लोग बताओ कि इसमें इग्नोर होगा कि नहीं होगा, वजह पढ़ो बताओ, 2015 में आया हुआ है जेईई मेंस के पेपर में, क्या कह रहा है पढ़ो, वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन at 20 डिग्री सेल्सियस is 185 नॉट। एसीटोन एक सॉल्वेंट है, उसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको मान लेते हैं P नॉट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर या प्योर एसीटोन के वेपर प्रेशर को क्या बोल दिया मैंने, P नॉट। ठीक है, फिर इसमें कह रहा है when 1.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, जब भी नॉन वोलेटाइल वगैरह बोलने लगे समझ जाना कि कोई ना कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगने वाली है। ठीक है, तो 1.2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दिया 100 ग्राम एसीटोन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट है, इसका एसीटोन यहाँ सॉल्वेंट है और इसमें किसको डिसॉल्व कर दिया उसने, 1.2 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नाम नहीं बता रहा है। ठीक है, और इससे उसका वेपर प्रेशर घट के कितना हो गया, 180 डिग्री। देखो पहले से कम हो गया वेपर प्रेशर, पहले ज्यादा था अब कम हो गया, लोअरिंग होती हुई दिख रही है, तो समझ जाओ कौन सा फॉर्मूला लगना है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये बताओ कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं कि ये वाला लगाएं, मतलब बिना इग्नोर के ये वाला लगाएं कि इग्नोर। हाँ बस यही देखना है, इस यहाँ पे देखो मास दे दिया है तो देखो मास के रिस्पेक्ट में कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ये 100 ग्राम है और इसका 10% से कम मास दिया है सोल्यूट का। ठीक है, उड़ा दो, है ना, क्योंकि तो उसने सोल्यूट का नाम नहीं बताया ना, समस्या ये मोल निकाल नहीं सकते हम लोग यहाँ पे, तो मास के रिस्पेक्ट में चेक कर लो, इसका मतलब भैया इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकेंड वाला, और इससे आंसर निकालेंगे। कर लो क्या, P नॉट 185, PS 183, P नॉट फिर से कितना रख देंगे 185, स्मॉल n 1.2, अच्छा मोलर मास कुछ मान लो x मान लो, मोलर मास ये पूछा होगा, और सॉल्वेंट कितना है 100, एसीटोन का मोलर मास कितना है 56,
है ना। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3। इसका मुझे याद है, आप लोग भी याद ही कर लीजिएगा। 2-3 तो ऐसे हैं कि उनका याद ही रखो, एसीटोन, बेंजीन, पानी, इनका तो याद ही रखना। एसीटोन का 56 ग्राम आता है, बस यहाँ से X निकाल लेना आ जाए, ठीक है, कर लोगे। तो जहां पे इग्नोर हो कर देना, और जहां नहीं हो कि वहां पे फिर वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। या आपको एक और तरीका बताएंगे, जब इग्नोर ना हो तो उसके लिए दूसरा तरीका बताएंगे कि वो वाले फॉर्मूले से थोड़ा आंसर देर में आता है, उसकी जगह दूसरा मॉडिफाई फॉर्मूला भी बताएंगे। लेकिन जब इग्नोर हो जाए तब तो भैया इसी से पता है, ठीक है। तो अभी काफी चीजें हैं, अभी अगली क्लास में करेंगे फिर, है ना। क्वांटा फैक्टर वगैरह ये सभी बताने, क्वांटा फैक्टर क्या होता है, ठीक है ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ यार तुम लोग का GOC2 डिस्कस नहीं हुआ है ना, ये हो गया है नहीं हुआ ना, तो GOC2 यार डिस्कस करके खत्म करो, क्योंकि तुम लोग का टेस्ट भी आगे होने वाले हैं। तो जितना होता जा रहा है उसको कंप्लीट करता जाओ, डिस्कशन उसका लगे हाथों करते जाओ, ठीक है, इकट्ठा मत हो जाओ सही। तो GOC2 कर दें अगली क्लास में, बोलो भाई, होना तो चाहिए यार। अब वो है कि KVPI है, अभी कुछ पता नहीं कि कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो सकता है इवनिंग में हो जाए, क्या कुछ भरोसा नहीं। ऑनलाइन आजकल टेस्ट हो रहे हैं तो उसका टाइम चेंज कर दिया जाए, है ना। तो अगली क्लास वेडनेसडे को पढ़ रही है मेरी, वेडनेसडे को, है ना। तो एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा आप लोग, अगर नहीं किया है ना। बोल भाई, कुछ बच्चों ने 11 में पढ़ी रखा है तो उनका तो क्वेश्चन लग ही गए होंगे। डिस्कशन नहीं हुआ था, हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिन लोग का नहीं हुआ है तो वो कर ही रहा, अगली क्लास में GOC2 कंप्लीट कर, ठीक है। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास।